हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का योगदान। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मनु का राजपद का सिद्धांत क्या है, मनु का परराष्ट्र संबंध जो सिद्धांत है कि उसके लेकर जो मनु ने रूपरेखा दी है वो क्या है। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का योगदान। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आमतौर पर उसी ट्रेंड के हिसाब से बना रहे हैं जैसा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने पहले के भी वीडियो में इस बात पर विमर्श किया है कि मनु का जो चिंतन है वो अकेले राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वो तो परंपरागत समाज के एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने उस समय जीवन के हर क्षेत्र में अपने विचार दिए हैं और समाज को कैसा होना चाहिए ये बताया है। मनुस्मृति परंपरागत भारतीय समाज का एक संविधान था। इसीलिए आपने कई बार पढ़ा होगा कि अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, जबकि मनुस्मृति और अंबेडकर का कोई लेना देना नहीं था। अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को कई बार जलाया है और मनुस्मृति में जो महिलाओं और दलितों के लेकर जो विचार दिए हैं उन पर अंबेडकर की घोर आपत्ति थी, लेकिन फिर भी उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। वो इस रूप में कहा जाता है कि परंपरागत भारतीय समाज के लिए विधि बनाने का या कानून बनाने का जो काम मनु ने किया, आधुनिक भारत में भारतीय संविधान का निर्माण कर वही काम अंबेडकर ने किया है। ठीक है, आज संविधान सभा थी, वो सारी बातें थी। उस समय मनुस्मृति की रचना के लिए मनु कर रहे थे, लेकिन उस समय के समाज को संभालने में, संयमित रखने में, सफल संचालन में मनुस्मृति का अपना योगदान है। ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति में सभी बातें गलत कही गई हैं या अप्रासंगिक कही गई हैं। अगर ऐसा होता तो फिर मनु हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं बन पाते। हर विचारक अपने देश काल की परिस्थितियों में सोचता है, तो कुछ विचार हो सकते हैं कि वो उस समय के समाज में उनकी ज़रूरत महसूस की गई हो, या उन विचारों को उस समय के समाज में खारिज करना किसी विचारक के लिए आसान नहीं रहा हो। लेकिन हर विचारक के चिंतन में कुछ बातें सार्वभौमिक होती हैं तो कुछ देश काल से प्रेरित होती हैं। अरस्तु जैसे विद्वान ने भी यूनान में दास्ता को स्वीकार किया था और ये माना था कि दास्ता बनी रहनी चाहिए, जबकि उसी विचारक ने बहुत सी अच्छी बातें भी कही, बहुत सी ऐसी बातें कही जो आज तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये अपनी बात है। जहाँ तक परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु के योगदान की बात है, तो मनु ने सबसे पहले तो ये बताया कि राज्य निर्माण का आधार क्या है, या ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से व्यक्ति को राज्य या राजा के अंतर्गत आना पड़ा। तो उसके लिए उन्होंने स्पष्ट किया अपनी जो तर्क शैली से। ऐसा नहीं था कि मनु जब लिख रहे थे उस समय कोई राजा नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि जब शुरुआत में एक ऐसा भी समय रहा होगा, अपनी तर्क शैली से उन्होंने स्पष्ट किया कि जब समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति रही होगी, अराजकता का माहौल रहा होगा, पशुबल हावी हो गया होगा, बलशाली का हित प्राथमिक हो गया होगा, तो उस समय लोगों के लिए जान माल का संकट आया होगा। और उस संकट से उभरने के लिए लोगों ने
ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने फिर उनके लिए राजा का निर्माण किया। तो ये वो बताते हैं कि व्यक्ति राज्य के अंतर्गत क्यों आया। दूसरा, मनु राज्य के सप्तांग सिद्धांत का निरूपण करते हैं, जैसे हम सावयवी सिद्धांत भी कह सकते हैं कि राजा जो राज्य है वह भी सशरीर है। जिस तरह से हमारे शरीर में जैसे हाथ हैं, सर है, मस्तिष्क है, सब ऐसे ही राज्य के भी उन्होंने 7 अंग बताए हैं। जो राजा है उसको मस्तिष्क बताया है, भुजाओं को, पेट को, पैरों को, इनको अलग, किसी को राजकोष का दर्जा दिया गया है, किसी को उन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनका दर्जा दिया है, किसी को मित्र का दिया है, किसी को सेना का दिया है। तो ये अलग अलग 7 बातें उन्होंने बताई हैं। तो ये राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है ये अकेले मनु ही नहीं मानते बल्कि कौटिल्य भी मानते हैं और शुक्र भी मानते हैं। तो एक परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतन में ये एक राजनीतिक अध्ययन की एक शैली भी रही है कि जिनमें सप्तांग सिद्धांत की बात हुई है। मनु ने एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किया है, ये अपनी चिंतन में इस विचार को आगे बढ़ाया है। हालांकि ये भारतीय राजनीतिक चिंतन में ऐसा कोई विचारक नहीं हुआ जो परंपरागत समय की बात करे, जो जिसने सीमित राज्य की बात की हो। हर किसी ने राजा को ये दायित्व तय किया या राज्य की ये जिम्मेदारी निर्धारित की कि वो समाज में लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, उनका कुशलक्षेम है उसको बनाए रखेगा, उसमें वृद्धि करेगा। तो यही वजह है कि वो न्यायिक क्षेत्र में भी, वो धार्मिक क्षेत्र में भी, तो जीवन के जो तमाम क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र सहित, इनमें राज्य अपने प्रयास करता है। वो लोगों के लिए धर्मशालाएं भी बनाएगा, स्कूल भी खोलेगा, अस्पताल भी खोलेगा, और जो नाप तोल की है, बाजार पर नियंत्रण है, ये सब बातों पर परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं वो सहमत रहे हैं। और मनु ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की बात को बड़ी प्रमुखता के साथ उभारा है। हालांकि लोगों की जीवन को सुरक्षित रखना तो हर राज्य का प्राथमिक दायित्व होता ही है, लेकिन इन्होंने भले ही राज्य के निर्माण का आधार लोगों के जानमाल को बचाना रहा हो, लेकिन ये राज्य की जिम्मेदारी को सिर्फ यहीं तक नहीं समेटते हैं, बल्कि इनका मानना है कि राज्य को और आगे बढ़कर लोगों की बेहतरी की कोशिश करनी है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। फिर इन्होंने परराष्ट्र संबंध पर बात की है। परराष्ट्र संबंध पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं कि उनमें ये सैद्धांतिक पक्ष पर भी बात करते हैं और व्यवहारिक पक्ष पर भी। सैद्धांतिक पक्ष में ये मंडल सिद्धांत की बात करते हैं और साम दाम दंड भेद की भी बात करते हैं, षड्गुण नीति की भी बात करते हैं। व्यवहारिक रूप से जो गुप्तचर व्यवस्था है इन पर भी बात करते हैं ये। तो ये सब जो दूसरे देशों से जो बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए ये जो मनु है पूरा रोड मैप देते हैं, जिस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उसके अलावा जो मनु है वो राजा पर धर्म और नैतिकता का अंकुश रखते हैं। धर्म का जो अंकुश है उसका मतलब है कि जो भी परंपरागत समाज से जो धार्मिक मान्यताएं चली आ रही हैं, धर्मशास्त्र जिसे हम कहते हैं, तो राजा उससे ऊपर नहीं है, बल्कि उन तमाम जो बातें हैं या उनके द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं राजा उनका पालन करेगा। यद्यपि ये एक अपने आप में एक विमर्श का विषय है कि अगर राजा उनका पालन नहीं करता है तो प्रजा के पास या जनता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो राजा को धर्म या नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य कर सके। उसके लिए वो कहते हैं कि ईश्वर ही उन्हें दंडित करेगा। पहली बात तो ये कहते हैं कि वो अलग अलग देवों के अंश से बने हैं, इसलिए वो गलती कर ही नहीं सकते। परमात्मा तो पूर्ण नैतिक है, इसलिए उसका हर काम बेहतर ही होगा। तो उसके जो अंश से जो बने हैं 8 अंशों से, जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, इन सब के 8 देवताओं के अंश से राजा के निर्माण की बात मनु कहते हैं। तो जिसमें देवांश है वो गलत नहीं हो सकता, ऐसा मनु का मानना है।
लेकिन अगर वो गलत हो जाता है तो फिर यहाँ इस लोक में उसके पास, जनता के पास या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो राजा को उसके जो निर्धारित दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य कर सके। फिर न्याय और दंड की बात करते हैं। अलग, जैसे समाज में सभी को उसका हक मिले, कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, समाज में वस्तु और सेवाओं का सही से वितरण हो, इन सब के लिए मनु एक रोड मैप देते हैं और दंड की व्यवस्था भी करते हैं। और दंड भी एक तरह से आनुपातिक दंड की बात है कि अपराध के अनुरूप दंड मिले। दंड के प्रकार भी बताते हैं, अर्थदंड है, शारीरिक विदंड है, धिक दंड है, यानी कि किसी को मतलब कड़ाई से कह देना, धिक्कार कर देना, जिस तरह से चेतावनी दे देना और उन्हें एक तरह से एहसास कराना कि आपने गलत किया है, तो ये धिक दंड कहलाता है। तो इस तरह से उन्होंने न्याय और दंड व्यवस्था पर पूरी बात की है। और भारतीय जो राजनीतिक चिंतन परंपरा है उसमें जो दंड किस तरह से दिया जाना चाहिए, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस विचार को आगे बढ़ाया है। फिर इसमें है मनुस्मृति का जो सबसे बड़ी योगदान जो है, जिसके बारे में हमने अभी भी आपसे बात की थी इस वीडियो की शुरुआत में भी, कि मनु का जो परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो योगदान है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने समाज के लिए जो विधि का संहिताकरण किया है। विधि का संहिताकरण का मतलब है कि पूरे समाज के लिए एक कानून का निर्माण किया है, विधि का निर्माण किया। जो मनुस्मृति है उसमें ये बताया है कि लोग कैसे हैं, लोगों के काम क्या रहेंगे, राजा के काम क्या रहेंगे, कौन सी संस्था किस तरह से काम करेगी। तो हर जीवन के हर क्षेत्र में यहाँ अलग अलग जातियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, सब के बारे में एक तरह से मनु ने एक बड़ा जो कानून का एक ढांचा दिया है, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। और परंपरागत भारतीय समाज को नियमित करने में, रेगुलेट करने में मनुस्मृति का बड़ा योगदान रहा है। तो उस समय का जब कोई राजशाही या सब इतनी मजबूत नहीं थी कि वो विधि का निर्माण ठीक से कर सकें, तो उस समय मनुस्मृति ही एक कानून की किताब के रूप में काम कर रही थी। तो ये मनु का भारतीय राजनीतिक चिंतन में बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये बेसिक बातें मनु के संबंध में रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मनु से जुड़ा जो वीडियो है वो तो आज तक यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे कौटिल्य को लेकर। धन्यवाद।